हरे कृष्णा। वसुदेवम सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। मूकम करोति वाचलम पंगु लंघते गिरिम यत कृपा तमहम वंदे परमानंदम माधवम। जय श्री कृष्ण। मित्रों, आप सभी को सादर प्रणाम, सादर नमस्कार। आपका जीवन सुखमय हो, यही मंगल कामना है। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में एक विशेष टॉपिक कवर करूंगा। इसमें मैं आपको समझाने का यह प्रयत्न करूंगा कि ज्योतिष जीवन के अंदर कितने प्रतिशत, कितनी मात्रा में आवश्यक है। बस उतनी जानकारी हमें मिल जाए तो ज्योतिष से छुटकारा मिल जाए। बार बार ये ग्रह शुभ है, ये ग्रह का दुष्प्रभाव पड़ रहा है, जीवन इस ग्रह के पीड़ित होने से ऐसा है, इन सब बातों से छुटकारा मिल जाए, सभी वहमों से छुटकारा मिल जाए, ये ऑब्जेक्टिव है आज के वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का। और ये वीडियो उन लोगों के लिए विशेष होने वाली है जो जीवन से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान या किसी प्रश्न का उत्तर ज्योतिष के माध्यम से, ज्योतिष से जानना चाहते हैं। उनके लिए विशेषता है और उनके लिए भी बहुत विशेष है जिन्होंने कई प्रकार के उपाय कर लिए लेकिन अभी भी किसी सेटिस्फैक्टरली मुकाम पर नहीं पहुंचे हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो दोस्तों खास करके मैं उनके लिए बना रहा हूं जो इस प्रकार की बातों में कंफ्यूज रहते हैं। ये सुनकर किसी एस्ट्रोलॉजर से कि आपकी संपत्ति बिक गई, आपकी प्रॉपर्टी बिक गई, तो जरूर आपकी कुंडली में मंगल दूषित है, मंगल पीड़ित है। किसी आदमी के मैरिड संबंध ठीक नहीं है, मैरिड लाइफ सक्सेसफुल नहीं है, कुछ रिलेशनशिप में डिस्कॉर्शन क्रिएट हो गया है, तो आपका शुक्र पीड़ित है। इस प्रकार जिसको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज नहीं है वो आदमी जरूर वहमों में पड़ेगा। जिसको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज ही नहीं है वो यकीन करेगा कि मेरा शुक्र, मैं कहीं देखूं मेरा कहीं शुक्र पीड़ित तो नहीं है जिसके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होगी। और किसी आदमी की सच में ही प्रॉपर्टी बिक गई होगी और वो आदमी परेशान होगा, यार मेरी प्रॉपर्टी बिक गई, मेरी प्रॉपर्टी नई कब बनेगी। तो जब वो ऐसी वीडियो को सुनेगा कि मंगल कहीं पीड़ित है तो उसके दिमाग में जरूर डाउट क्रिएट होगा कहीं मेरा मंगल पीड़ित तो नहीं है। तो मित्रों, जन्म कुंडली में ना मंगल पीड़ित होता है, ना शुक्र पीड़ित होता है, ना शनि पीड़ित होता है, कोई ग्रह पीड़ित नहीं होता। पीड़ित होते हैं हमारे कर्म। और इसका पता चलता है ग्रह की टाइम फ्रेम से। ग्रह की जो दशा होती है, विंशोत्तरी दशा होती है, वो समय काल को नापने की, गणना करने का एक साधन है। सुख या दुख आता है कर्मों से। जो पीरियड की कैलकुलेशन होती है वो ग्रह की दशा के समय गणना के अनुसार की जाती है। ये मेन लॉजिक होता है। एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हर प्रकार के वहम से छुटकारा मिल जाए उसके लिए चार्ट के ऊपर मैं आपको ये समझाऊंगा कि किस प्रकार जन्म कुंडली के 12 भावों में केवल और केवल 4 भावों के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लें और चुपचाप निश्चिंत होकर बैठ जाएं। इतनी ही आवश्यकता है एस्ट्रोलॉजी की जीवन जीने के लिए। मेरी अगर इस चैनल के ऊपर एस्ट्रो हॉरोस्कोप रीडर के ऊपर अगर आप मेरी पुरानी सारी वीडियो देखेंगे तो एक वीडियो में आपको ये सुनाई देगा शुरू के अंदर, वो शायद इंटरव्यू सेशन है कि मुझसे इंटरव्यू लिया जा रहा है और मैं प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं। उसमें मैंने एक प्रश्न का उत्तर यह भी दिया है कि क्या जीवन को बिना एस्ट्रोलॉजी को जाने बिना या बिना सीखे बिना भी जिया जा सकता है। तो मैंने इसका आंसर दिया, बिल्कुल जिया जा सकता है। आपको एक अच्छी बेहतर जिंदगी जीने के लिए एस्ट्रोलॉजी न सीखने की जरूरत है और ना कोई इसी प्रकार से अडॉप्ट करने की जरूरत है। आप पूरे कर्म प्रधान बनकर अपने जीवन को जी सकते हैं। मैंने उसके अंदर ये आंसर दिया है। तो मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस चैनल को रन करने का वो है एस्ट्रोलॉजी से जुड़े वहमों से छुटकारा पाना। तो आज मैं आपको बताऊंगा हॉरोस्कोप से कितनी जानकारी हमें मिल जाए और हम निश्चिंत हो जाए कि हाँ भाई एस्ट्रोलॉजी के एंगल से तो मुझे लाइफ के बारे में पता चल गया, बस अब मुझे तो केवल कर्म करने हैं। तो आज मैं उसी को एलैबोरेट करता हूं, ठीक है। ये 12 भाव है दोस्तों। इन 12 भावों के अंदर 4 भावों की गणना हमें करनी है। क्या करनी है?
सबसे पहले देखना है लग्न भाव, लग्न भाव और लग्नेश, सुख भाव और सुखेश, भाग्य भाव और भावेश भाग्येश, और दशम भाव में कर्म भाव और कर्मेश। ठीक है, इन चार भावों को, इन भावों के स्वामियों को देखना है। सिंपल लॉजिक में आपको बताता हूं, नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हम एक एग्जांपल मान लेते हैं कि ये कुंडली मेष लगन की कुंडली है, चलिए यहां लगा देते हैं मेष लगन। लगन, मेष लगन के अंदर जो सारी कुंडली का कर्ता धर्ता वो बन गए मंगल। मंगल की लॉर्डशिप हुई है प्रथम भाव की और अष्टम भाव की। जन्म कुंडली में ये चीज देखी जाएगी कि लग्न क्या है, लग्न है मेष, और सबसे पहला पॉइंट जो देखा जाएगा कि लग्नेश की प्लेसमेंट किस घर में हुई है, लग्नेश जन्म कुंडली में किस भाव में जाके बैठा है। उससे पता लगेगा कि आदमी के जीवन के अंदर कंफर्ट होगा कि अनकंफर्ट लाइफ होगी, सेहत अच्छी होगी कि सेहत में गिरावट रहेगी, सेहत में कुछ ना कुछ इशू बना रहेगा। ये चार भावों की मजबूती को इवेल्युएट किया जाएगा, इन चार भावों की मजबूती को एनालाइज किया जाएगा, और इन चार भावों की मजबूती के हिसाब से अंदाजा लगा लिया जाएगा, ऑब्जर्वेशन ले ली जाएगी कि लाइफ के अंदर सुख शांति मेंटल पीस का लेवल क्या रहेगा, और कितने ऑब्स्टेकल्स रहेंगे, और कितने ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। ये रेशो क्लियर हो जाएगी इन चार भावों से। और ये रेशो क्लियर होने के बाद फिर आपको शनि की साढ़े साती, शनि का ढैया, राहु की दृष्टि और गोचर के प्रभावों के बारे में बार बार पढ़ने और देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। साप्ताहिक राशिफल पढ़ने की, बार बार पढ़ने की कोई दिक्कत, कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल आपको सिर्फ पूजा अर्चना पे ध्यान देना है। ठीक है, पूजा अर्चना से क्या होता है, पाप कटते हैं। पूजा अर्चना से चित्त की वृत्तियां शुद्ध होती हैं, यानी कि मन के गंदे विकार मिटते हैं। जब गंदे विकार मिटते हैं तब आदमी अच्छे कर्म करता है। जब अच्छे कर्म करता है तभी बुरे कर्मों के प्रभाव में जब अच्छे कर्म खड़े होते हैं तब बैलेंस बनती है लाइफ। ये है मेन लॉजिक। तो पहला पॉइंट, लग्न भाव मजबूत है कि नहीं है, और दूसरा इसी से जुड़ा पॉइंट कि लग्नेश कुंडली में किस भाव में गया है। अब सबसे पहले पॉइंट आप सुन लीजिए कि लगन का लग्नेश, सुख भाव का सुखेश, भाग्य भाव का भाग्येश और कर्म भाव का कर्मेश, ये चारों लॉर्ड यदि केंद्र में चले जाए तो बहुत शुभ है, और यदि त्रिकोण में चले जाए तो बहुत बहुत शुभ है। ठीक है, ये केंद्र के स्वामी हैं। केंद्र के स्वामियों का संबंध त्रिकोणेश से हो जाए, या त्रिकोणेश का संबंध केंद्र के स्वामियों से हो जाए, केंद्र और त्रिकोणेश इकट्ठे होकर त्रिकोण में बैठ जाए, या त्रिकोण और केंद्र के स्वामी इकट्ठे होकर केंद्र में बैठ जाए, तो ये कॉम्बिनेशन सबसे शुभ माना जाता है। जब किसी की जन्म कुंडली में ये कॉम्बिनेशन अगर आप देखें तो आप समझ जाए कि ये कंफर्ट लाइफ जिएगा। इसको जीवन के अंदर डिजायर्स फुलफिल करने के लिए इसको कामयाबी मिल जाएगी। रेशो ये है कि इसको कामयाबी मिल जाएगी, ये कंफर्ट जोन गेन कर जाएगा। कंफर्ट जोन गेन करने के बाद अब जिंदगी को स्वर्ग बनाएगा वो उसके हाथ में, नरक बनाएगा वो उसके हाथ में। सबसे पहला पॉइंट, लगन का लॉर्ड लग्नेश किस भाव में गया है, ये मैटर करेगा। दूसरा पॉइंट, लगन भाव की मजबूती कैसे देखी जाएगी, क्या लगन लॉर्ड लगन को देखता है कि नहीं देखता, लगन की दृष्टि इसके ऊपर है कि नहीं है। और दूसरा, लगन को जन्म कुंडली के शुभ ग्रह देखते हैं कि नहीं देखते हैं, इसमें कोई शुभ ग्रह बैठा है कि नहीं बैठा है। इसकी मजबूती कैसे होगी लगन भाव की, लग्नेश का लॉर्ड लगन में बैठ जाए या इसके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन हो गया। इसी प्रकार प्रथम भाव की मजबूती को एनालाइज करने के बाद सेम यही पैरामीटर अप्लाई होंगे चौथे भाव के ऊपर, भाग्य भाव के ऊपर और कर्म भाव के ऊपर। चौथा हाउस सुख का भाव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुख भाव का स्वामी जन्म कुंडली में किस जगह पे जाके बैठा है, पहला पॉइंट। ठीक है, सुख भाव से रिलेटेड। दूसरा पॉइंट सुख भाव से रिलेटेड, सुख भाव के साथ
सुख भाव के ऊपर क्या सुख भाव के ऊपर सुखेश की दृष्टि है कि नहीं है? सुखेश की दृष्टि है कि नहीं है? दूसरा पॉइंट, क्या शुभ ग्रहों की दृष्टि इस भाव के ऊपर है कि नहीं है? ये दूसरा पॉइंट। सिंपल, कोई लॉजिक नहीं, कोई वो नहीं है। पता लगे इसके ऊपर सुखेश के ऊपर सुखेश की दृष्टि नहीं है, सुखेश के ऊपर शुभ ग्रहों की भी दृष्टि नहीं है, और सुखेश के ऊपर अशुभ ग्रहों की दृष्टि है या अशुभ ग्रह उसके अंदर बैठे हुए, तो पता लग गया कि लाइफ कंफर्ट होगी, सुख होगा कि नहीं होगा। बस यहां से अंदाजा लग जाएगा। यही मजबूती यहां देखी जाएगी, यही मजबूती यहां देखी जाएगी। सेम यही फॉर्मूला, सेम यही सूत्र अप्लाई होगा भाग्य भाव के ऊपर। सिंपल, वेरी सिंपल, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसके अंदर, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। भाग्य भाव का लॉर्ड, फॉर एग्जाम्पल मेष लगन की जन्म कुंडली के अंदर भाग्य लॉर्ड जो है वो है गुरु। गुरु क्या केंद्र में बैठे हैं? गुरु केंद्र में बैठ गए, 4 चांद लगाने के कुंडली के अंदर, ठीक है। और गुरु का संबंध केंद्रेश से हो जाए, केंद्र के स्वामियों से हो जाए। दूसरा, भाग्य भाव के ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है, कोई शुभ ग्रह इसके अंदर आके बैठा हुआ है, बस इतना, ये कॉम्बिनेशन है। सेम यही चीज अप्लाई करेगी कर्म भाव के ऊपर। कर्म भाव का स्वामी जन्म कुंडली में कहां जाकर बैठा है? कर्मेश की दृष्टि कर्म भाव पर है कि नहीं है? कर्म भाव में शुभ ग्रह बैठे हैं कि नहीं बैठे, या शुभ ग्रहों की कर्म भाव के ऊपर दृष्टि है कि नहीं है? जन्म कुंडली के 12 भावों को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने अपने पहले की वीडियो में भी बताया, केवल 6 घरों से लेना देना होता है। और यहाँ 6 घरों में से भी मैं पंचम और सप्तम को ड्रॉप कर रहा हूं, छोड़ रहा हूं, केवल इन 4 भावों की मजबूती के बारे में आपको बता रहा हूं, ठीक है। इसकी आवश्यकता होगी तब जब आदमी 21 साल को क्रॉस कर जाएगा। 21 साल के आसपास के बाद जब वो मैरिज का प्लान बनाएगा, 25 साल में, 26 साल में, 27 साल में, 28 साल में, तब यहाँ लाइफ पार्टनर किस प्रकार का आएगा, ये चीज तब डिपेंड करेगी। उससे पहले लाइफ की फाउंडेशन इन 4 भावों ने बनानी है। मेन सबसे इंपॉर्टेंट ये है। किसी की भी जन्म कुंडली को देखकर मेरा जो टोटल एक्सपीरियंस है एस्ट्रोलॉजी का, वो यही कैलकुलेशन के ऊपर चलता है। इसी से आदमी की लाइफ का लेवल पता लग जाता है कि लाइफ का कंफर्ट क्या होगा और क्या नहीं होगा, कितना वो अनकंफर्टेबल रहने वाला है, कितना कंफर्टेबल रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, किसी भी प्रकार के वहमों में पड़ना, टोने टोटकों में पड़ना, ये तो सब फिजूल की बात चीजें हैं जो मैंने अपने लाइफ एक्सपीरियंस के अंदर देखी है। इन 4 भावों को देखकर यदि पता लगता है कि लाइफ के अंदर आदमी कोई ऑब्स्टेकल फेस कर रहा है किसी फील्ड के अंदर, तो क्या किया जाएगा? ज्योतिषीय उपाय के अनुसार उसको कोई स्टोन प्रिस्क्राइब किया जाएगा, उसको कोई रेलेवेंट स्टोन प्रिस्क्राइब किया जाएगा। स्टोन क्या काम करेगा? स्टोन आदमी के माइंड सेट को इंप्रूव कर देता है, उसको अपनी एम्बिशन, अपनी डिजायर्स के प्रति ज्यादा फोकस्ड बना देता है, में हेल्प देता है। वो एक कलर थेरेपी का भी काम करता है, ठीक है। वो एक अच्छे कलर थेरेपी का भी काम करता है, और उसकी वाइब्रेशन से जरूर माइंडसेट के ऊपर फर्क पड़ता है। ये ज्योतिषी उपाय है। और यदि वो स्टोन ना पहनना चाहे तो कोई कंपल्शन नहीं है। यहां मेरा कोई इस तरीके का वर्डिंग नहीं है कि अगर वो ये स्टोन नहीं पहनेगा तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होगा। पूजा अर्चना अल्टीमेट उपाय है। अगर वो स्टोन नहीं पहनना चाहता तो सीधा पूजा अर्चना में उतर जाए, और स्टोन पहनकर पूजा अर्चना में उतर जाए तो और भी ज्यादा अच्छी बात है। दान पुण्य करता रहे, ये इसका तो कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं, ये तो करना ही चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने कोशिश करी है आपको बहुत सिंप्लीफाई करके, बिल्कुल सरल और सहज तरीके से समझाने की, कि इतना ही उपयोग है जीवन के अंदर एस्ट्रोलॉजी का आदमी के जीवन में। ये साप्ताहिक राशिफल पढ़ते रहो, राशि परिवर्तन हो गया, गोचर यहां से ये ग्रह यहां पहुंच गया, उसका ये प्रभाव पड़ेगा, वो पढ़ते रहो, सुनते रहो, समय बर्बाद करते रहो, उससे जीवन में किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता, ठीक है। और मैं समझता हूं और कोई ऐसी चीज बताने वाली नहीं है। हाँ, पिछली वीडियोस मैंने ये वाली बात और बोली है कि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आदमी के स्वभाव को समझने में बहुत मदद मिलती है, बिल्कुल मदद मिलती है। स्वभाव को जानकर हम जिनसे डील करते हैं, हम अपने आप को मेंटली बैलेंस कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मुझे इस तरीके के आदमी से, इस लगन के आदमी से किस रेंज तक मिलनसारता बढ़ानी है और किस रेंज तक आगे बढ़ना है। आदमी का स्वभाव जानना और स्वभाव के अनुसार अपने आप को अलाइन करना, उसके साथ डील करने के लिए, ये इंपॉर्टेंट रोल है एस्ट्रोलॉजी का। और हमारे दिमाग में कोई डाउट क्रिएट होता है लाइफ की किसी प्रॉब्लम को लेके,
उसका सॉल्यूशन एस्ट्रोलॉजी जो हम सोचते हैं उसके बारे में 4 हाउसेस की पोजीशन को देखकर पूरी ऑब्जर्वेशन ली जा सकती है और एक बढ़िया स्टोन पहना जा सकता है और किसी भी प्रकार के कोई शंका डाउट में पड़ने की जरूरत नहीं है। इसको आप समझ सकते हो, इतनी नॉलेज अगर हमें मिल जाए तो इसको 10% या 20% का आप रेशो मान सकते हैं कि इतनी ही आवश्यकता है एस्ट्रोलॉजी की जीवन में। उसके साथ और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ कर्म काम करेगा। कर्म और उन कर्मों का रिजल्ट जो मिलेगा वो हमें पूर्व संचित कर्मों के अनुसार मिल जाएगा। जैसे कोई आदमी जिस काम को करता है एकदम से अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं, कोई आदमी बहुत लंबे समय तक करता है तब जाके उसको रिजल्ट मिलते हैं। ये पूर्व संचित कर्मों के आधार पर खेल चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आज की वीडियो में बहुत सरल तरीके से ये टॉपिक समझाने की कोशिश करी। चैनल से आप जुड़े रहिए और वीडियोस देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। और अगली वीडियो में लेकर आ रहा हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर कि इष्ट देव का चयन कैसे करें। इस टॉपिक के ऊपर आपको एक वीडियो बना के देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।